वेलकम टू एस के स्टडी पॉइंट सिलीगुड़ी। इस वीडियो में हम लोग देखने जा रहे हैं फिजिकल साइंस क्लास 10 वेस्ट बंगाल बोर्ड का चैप्टर नंबर 1। और इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे ग्लोबल वार्मिंग को। अगर अभी तक आप इसके स्टडी पॉइंट सिलीगुड़ी को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो तुरंत सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक तथा शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। ग्लोबल वार्मिंग एक प्राकृतिक घटना है जिसके फलस्वरूप पृथ्वी के समीप के वायुमंडल का औसत तापमान बढ़ जाता है। यहाँ पर आप समझ लीजिए, जो प्राकृतिक घटना हो रही है उसके कारण पृथ्वी, उसके आसपास जो वायुमंडल है, वायु का जो आवरण है, उसका तापमान बढ़ने लगता है। ठीक है, ऐसा देखने को मिलता है या फिर पता चल रहा है कि कुछ वर्षों के बाद में जो ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, टेम्परेचर बढ़ जाएगा। आप सोचिए, टेम्परेचर अगर पृथ्वी का बढ़ने लगेगा करीब करीब 2030 तक, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि पृथ्वी के तापमान 2 डिग्री सेल्सियस में वृद्धि हो जाएगा, 2 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाएगा। तब सोचिए, जब पृथ्वी का तापमान बढ़ जाएगा उस समय कितना परिवर्तन देखने को मिलेगा। हर क्षेत्र में जलवायु में परिवर्तन हो जाएगा, मौसम बदलने लगेंगे, काफ़ी समस्या का सामना करना पड़ेगा हम लोगों को। तो ग्लोबल वार्मिंग का क्या कारण है, इसको देखिए। पृथ्वी विकिरण द्वारा जो ऊष्मा छोड़ती है उसे कार्बन डाइऑक्साइड गैस अवशोषित कर लेती है। ठीक है, आप जानते हैं ग्रीन हाउस गैस जो होते हैं उनमें यह क्षमता होती है कि वह ऊष्मा को, सोलर रेडिएशंस को क्या करते हैं, ट्रैप कर लेते हैं, अवशोषित कर लेते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड एक ग्रीन हाउस गैस है। ठीक है, अकार्बनिक ग्रीन हाउस गैस है। यह क्या करता है, ट्रैप कर लेता है, अवशोषित कर लेता है। और इस कारण से अगर मान लीजिए कार्बन डाइऑक्साइड का परिमाण बहुत ज़्यादा होने लगे तो क्या होगा, ग्रीन हाउस प्रभाव बढ़ेगा। क्यों? ऊष्मा अवशोषित करने के कारण से कार्बन डाइऑक्साइड बहुत अधिक मात्रा में है, तो क्या होगा, ग्रीन हाउस प्रभाव बढ़ जाएगा। और इसके फलस्वरूप पृथ्वी और उसके समीप के वायुमंडल का तापमान बढ़ जाएगा। यही तापमान का बढ़ जाना, राइज इन टेम्परेचर, क्या कहलाता है, ग्लोबल वार्मिंग कहलाता है। तो आप यहाँ पे क्लियरली समझ लीजिए कि ग्लोबल वार्मिंग का मुख्य कारण क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड का वायुमंडल में बढ़ना, कार्बन डाइऑक्साइड का परिमाण का बढ़ना। ठीक है, अब देखिए ग्लोबल वार्मिंग का क्या प्रभाव है, इसको समझिए। ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, वायुमंडल में तापमान बढ़ गया। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति है और यह ट्रैप कर ले रहा है सोलर रेडिएशंस को, ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है। अब इसका क्या प्रभाव है, ग्लोबल वार्मिंग से वायुमंडल का तापमान बढ़ रहा है ना। अब इस कारण से पृथ्वी अत्यधिक गर्म हो जा रही है, शुष्क हो जा रही है, जिससे पौधे और जंतुओं को नुकसान पहुंचता है, पहुंचेगा भी, है ना। पौधे मरने भी लगेंगे, जंतुओं पर असर पड़ेगा। दूसरा फैक्टर देख लीजिए, ग्लोबल वार्मिंग से वायुमंडल का तापमान बढ़ता है, जिससे पोलर कैप्स में जो बर्फ़ है वो पिघलने लगेंगे। और बर्फ़ पिघलेंगे तो सोचिए, नदियों में पानी का स्तर बढ़ जाएगा, समुद्र में पानी का स्तर बढ़ेगा, जिसके कारण से जो तटीय क्षेत्र है या जो आइलैंड्स हैं, द्वीप हैं, वो जलमग्न हो जाएंगे, डूब जाएंगे। अतः ग्लोबल वार्मिंग जो है, वैश्विक उष्णता जो है, वह बहुत ही बड़ा एक समस्या है, ज्वलन समस्या है। इसका निदान करना बहुत ज़रूरी है। अगर निदान पूर्ण रूप से नहीं भी किया जाए किंतु उस पर अंकुश लगाना बहुत ज़रूरी है। आगे बढ़ते हैं। मानव द्वारा संश्लेषित ग्रीन हाउस गैसों का वैश्विक ताप वृद्धि में क्या भूमिका है। तो पहले देख लीजिए आप, कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है वह मनुष्य द्वारा उपयोग किए जा रहे जो फॉसिल फ्यूल है, जीवाश्म ईंधन है, उनके जलने के बाद में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रतिवर्ष वायुमंडल में मुक्त कर दिया जाता है। और वायुमंडल में पड़ने वाले ग्रीन हाउस में करीब करीब 60% योगदान
कार्बन डाइऑक्साइड का होता है, समझ लीजिए। तो ग्रीन हाउस गैसों में सबसे ज़्यादा योगदान कार्बन डाइऑक्साइड का है। इसलिए जब भी हम लोग चर्चा कर रहे हैं इन सारे टॉपिक्स, जिन टॉपिक को हम लोग डिस्कस करने के लिए सोचे थे, बायोमंडल की परत, ग्रीन हाउस प्रभाव, ग्लोबल वार्मिंग, तो उम्मीद कर रहा हूँ कार्बन डाइऑक्साइड आप इन सारे टॉपिक्स पर क्लियर हो गए होंगे। तो भी अगर कुछ डाउट्स हो तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट कीजिएगा, ताकि मुझे पता चल जाए कि किस जगह पे आपको दिक्कत हो रही है, तो मैं समझा पाऊंगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। की मात्रा सर्वाधिक है। मीथेन की वायुमंडल में सांद्रता धान की खेती, बायोगैस संयंत्र और चारागार के उत्सर्जन के कारण होता है। तीसरा देखिए क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्लोरोफ्लोरोकार्बन एक कार्बन तथा हैलोजन परमाणुओं का यौगिक है। इसका उत्सर्जन रेफ्रिजरेटर, फायर एक्सटिंग्विशर या अग्निशामक यंत्र, एयर कंडीशनर आदि से होता है। हालांकि यह रासायनिक रूप से निष्क्रिय है, परंतु ग्रीन हाउस के रूप में इसका अवदान बहुत अधिक है। ठीक है, अब कोशिश किया जा रहा है या बंद भी कर दिया गया है रेफ्रिजरेटर में CFC का प्रयोग करना। ठीक, चौथा देखिए नाइट्रस ऑक्साइड N2O। इस गैस का मुख्य स्रोत कृषि, जैव मात्रा का ज्वलन एवं औद्योगिक प्रक्रियाएं हैं। नाइट्रोजन जनित ईंधनों के जलने से, उर्वरकों के विघटन से तथा नायलॉन निर्माण आदि से यह गैस उत्सर्जित होता है। ठीक है, तो ग्रीन हाउस गैसों का जो योगदान है वैश्विक उष्णता में, भूमंडलीय ताप वृद्धि में, ग्लोबल वार्मिंग में, इसको आप याद करके रखिएगा, कई बार एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। ठीक है, क्या कारण है उसको याद रखिएगा, डेफिनेशंस को याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। जो ग्लोबल वार्मिंग है उसके जो उपाय हैं उसको जानने के पहले थोड़ा सा हानि को हम लोग चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि जो प्रभाव था वही हानि है। इसलिए आप कंफ्यूज नहीं होइए कि हानि आ गई एग्ज़ाम में पूछ दिया गया या फिर प्रभाव पूछ दिया गया। तो हानि और प्रभाव एक ही चीज़ है, उस चीज़ को आप लिखिएगा जो आप पहले पढ़ चुके हैं। ठीक है, इस टॉपिक पर ही लिखिएगा जब ग्लोबल वार्मिंग की हानियाँ पूछा जाए तो या बोला जाए तो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और हम लोग देखते हैं अब वैश्विक ताप वृद्धि को रोकने के सुरक्षात्मक उपाय क्या क्या हैं। नंबर 1, कार्बन डाइऑक्साइड गैस की अत्यधिक मात्रा प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में उपयोग सुनिश्चित कर ग्रीन हाउस प्रभाव को कम किया जा सकता है। इसके लिए हमें जंगलों के द्वारा अधिक से अधिक भूभाग को ढकने के प्रयास करना होगा। कहने का मतलब है कि ज़्यादा से ज़्यादा आप पेड़ पौधे लगाइए, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को कंट्रोल कीजिए, तो ग्लोबल वार्मिंग पर काफ़ी प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, दूसरा पॉइंट देखिए, क्लोरोफ्लोरोकार्बन के स्थान पर ग्रीन हाउस प्रभाव डालने वाले रासायनिक यौगिकों की खोज कीजिए। ठीक है, और उपयोग सुनिश्चित करना होगा। मतलब क्लोरोफ्लोरोकार्बन के स्थान पे ग्रीन हाउस प्रभाव जो नहीं डालें वैसे रासायनिक यौगिक की खोज करनी है। यहाँ पर देख लीजिए, नाउ वर्ड मिसिंग है। आप याद रखिएगा कि जो ग्रीन हाउस प्रभाव कम डालें वैसे या नहीं डालें वैसे यौगिकों की खोज करनी होगी। तीसरा देखिए, फॉसिल फ्यूल जो है जीवाश्म ईंधन, उसका उपयोग एकदम कम कीजिए, ताकि उससे जो धुआं निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड निकलते हैं, उनकी मात्रा कम हो। इनके स्थान पर वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों का प्रयोग किया जाना चाहिए। सौर ऊर्जा, वायु ऊर्जा, भू ऊर्जा। ठीक है, मतलब रिन्यूएबल सोर्सेस का प्रयोग कीजिए। ठीक है, पवन ऊर्जा जो हो गया जिसको हम लोग वायु ऊर्जा बोल रहे हैं, इन सब का प्रयोग कीजिए। टाइडल एनर्जी जो है, ज्वार भाटा है, बायोमास है, इन सब का प्रयोग करते हुए हम लोग क्या करेंगे, जब प्रयोग करेंगे तो हम लोग को ग्लोबल वार्मिंग पर काफ़ी जो असर है वो हम लोग कंट्रोल कर पाएंगे। ठीक है, नाइट्रोजन उर्वरकों की खपत पर रोक लगाई जानी चाहिए। जो नाइट्रोजन फर्टिलाइजर्स है उसका भी प्रयोग कम करना चाहिए, ताकि अधिक से अधिक नाइट्रोजन स्थिरीकरण प्रक्रिया पर
निर्भर हम लोग हो जाएं। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, स्वचालित वाहनों का यथासंभव कम से कम प्रयोग किया जाना चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि करीब करीब 6 उपाय हैं जिसके जरिए हम लोग ग्लोबल वार्मिंग को कंट्रोल कर सकते हैं। आप समझ लीजिए कि यह संभावित उपाय जितने भी आप देख रहे हैं, इसमें से सबसे इम्पॉर्टेंट पेड़ रोपना, पेड़ का उपयोग, पेड़ों का रोपना, कार्बन डाइऑक्साइड को कंट्रोल करना, साथ साथ दूसरा जो इम्पॉर्टेंट है वो रिन्यूएबल सोर्सेस ऑफ एनर्जीज़ का उपयोग करना। यह सबसे इम्पॉर्टेंट है, सुरक्षात्मक उपाय है वैश्विक ताप या वैश्विक उष्णता को कंट्रोल करने के लिए। उम्मीद कर रहा हूँ आपको यह वीडियो समझ में आ रहा होगा। यह ग्रीन हाउस जो इफ़ेक्ट या ग्रीन हाउस गैस के कारण से जो तैयार हो रहा है वैश्विक उष्णता, उसको समझ पा रहे होंगे। थैंक यू वेरी मच for watching us at SK Study Point Siliguri.